नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम के 6 बज गए हैं और इसके साथ ही न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है। तो न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और आज सवाल इंडिया का में जो प्रमुख सवाल हमारे पास होंगे, जिनके इर्द गिर्द बात होगी, सबसे पहले आपको आइए वो बताते हैं। तो नजर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सीमांचल पर। क्या है मिशन सीमांचल और कैसे 24 सीटों में छिपा है 25 का फैसला, इस पर पूरी डिटेलिंग होगी। प्रधानमंत्री के भाषण के जो प्रमुख हिस्से थे और उससे कैसे उन्होंने सीमांचल को साधा है, इस पर भी बात होगी। आज का दूसरा सवाल भी बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आखिर 30 साल बाद क्यों फिर एक बार बिहार में भूरा बाल का नारा लौट आया है? तीसरा सवाल यूपी के मंत्री से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी के फोटो को डोरमैट में लगाया गया? कांग्रेस ने विरोध का यह तरीका क्यों अपनाया, आपको बताएंगे। और चौथा सवाल बेहद खास, बिहार के मुसलमानों के मन में क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए हमने बिहार के दो बड़े मुसलमान चेहरों से, नेताओं से बात की है, तो ये भी आप कार्यक्रम में जरूर देखिएगा। लेकिन आज शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, और बड़ी खबर, भारत की क्रिकेट टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान क्यों बौखला गया, ये सवाल है। और इसको लेकर बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान ने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए शिकायत के स्तर तक पहुंचाया है और एशिया कप के बहिष्कार की धमकी तक दे दी है। हाथ नहीं मिलाने पर देखिए, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मांग तक कर दी है। पीसीबी ने अपने डीआईसी को भी सस्पेंड किया गया है और इस बीच अपने लोगों पर भी एक्शन लिया है, लेकिन एशिया कप के बहिष्कार तक की धमकी दी है। और आपको बता दें, मैच रेफरी को हटाने की अपील में देरी तक की शिकायत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो ये पाकिस्तान का अपना व्यवहार है, ऐसी हैरानी की बात तो नहीं है इस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाने पर। लेकिन इन सबके बीच आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार की राजनीति की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार में मौजूद थे और जो बयान उन्होंने दिए वो सुर्खियां बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री पद संभालने के 11 सालों में ये 55वीं बार है, 55th टाइम जब प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में मौजूद थे। तो आज के पहले सवाल में हम आपको बताएंगे कि मिशन सीमांचल आखिर है क्या, और इस दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया, घुसपैठ का मुद्दा, जिसमें हुंकार भरते हुए उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। इस बीच प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को भी यहां पर अंजाम दिया। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर कैसे घुसपैठियों को बचाने में जुटी हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री हमलावर रहे विपक्ष पर, और उन्होंने एक बड़े दिलचस्प फ्रेज का इस्तेमाल इस दौरान किया कि देश से घुसपैठियों को जाना होगा और ये मोदी की गारंटी है। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जब पूर्णिया में मौजूद रहे तो सीमांचल में उनकी मौजूदगी के राजनीतिक मायने चुनाव के लिहाज से क्या है, सीटों के नजरिए से अगर देखा जाए इसे, तो पीएम मोदी की इस रैली से सीमांचल की 24 सीटें हैं जिन पर असर पड़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो एनडीए को 12 सीटें मिली थी, जिसमें से बीजेपी को 8, तो जेडीयू को 4 सीटें मिली। महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें आरजेडी को 1, तो वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। 1 सीट पर भाकपा माले ने जीत दर्ज की, और सबसे खास बात यह रही कि ये वही सीमांचल है जिसमें 5 सीटों पर पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। अब आपको सीमांचल की जातीय गणित जो है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 45 से 55% हैं, ओबीसी 25 से 30% हैं, ईबीसी 10 से 15% है, दलित महादलित 10%, आदिवासी 7%, तो वहीं सवर्ण करीब 5 से 7% है।
तो यहाँ पर जो 24 सीटें जिनका हमने आपको गणित बताया, उनको साधने के लिए आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई और अहम बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें मखाना के लिए भी एक नेशनल बोर्ड बनाने तक का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, ये एक ऐसा विषय था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले के अपने भाषण से 15 अगस्त के दिन भी किया था। लेकिन देखिए, ये है योजनाएं, ये है घोषणाएं, ये है कार्यक्रम जब प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर मौजूद हैं। लेकिन इस दौरान प्रदर्शन भी दिखाई दिया। किस बात को लेकर प्रदर्शन? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की राजधानी पटना में यह प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा के ऐलान को लेकर बिहार भर से जो प्रदर्शनकारी आए थे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया और इस दौरान मुख्यमंत्री का आवास तक घेरा गया, बैरिकेड्स तक तोड़ डाले गए और जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पटना में पुलिस दारोगाओं की परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और युवतियों पर पुलिस का ही लाठीचार्ज। बिहार भर से आए हजारों प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगे झंडे लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। और यहाँ पे प्रशासन हम लोग को रोक रही है, सीएम आवास पे जाने नहीं दे रही। हम लोग संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं और सर, हम लोग MP MLA का बेटा नहीं है, हम लोग गरीब किसान का बेटा है, इसलिए हम लोग रोड पर बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। यहाँ आंदोलन में हम लोग आए हैं, सरकार सुन नहीं रहे सर, 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे बिहार दरोगा के। हम लोग 2 साल पटना में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है सर यहाँ पे रहने में। प्रदर्शनकारियों ने JP गोलंबर के पास बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। बहुत बार आवाज उठाया गया आंसर की कट ऑफ होमियार कार्बन कॉपी को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसलिए आज हम लोगों को अंतिम रूप से आंदोलन करना पड़ा है और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बिहार दरोगा की वैकेंसी, नियमित वैकेंसी जो विगत 2 वर्षों से नहीं आई है, कई महीनों से, कई सालों से कहा जा रहा है कि 1799 वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी। हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा उम्र समाप्त हो रहा है। चुनाव समाप्त समय पर होता है, सरकार समय पर बन जाती है, फिर हमारे मांगे क्यों नहीं? इसीलिए हम अपनी मांगों के साथ, तमाम अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोड पर उतरे हैं और तमाम शिक्षक हमारे सहयोग में उतरे हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिहार में चुनाव आचार संहिता जारी होने से पहले ही सरकार दारोगाओं की भर्तियां निकाले। उनकी ये भी मांग है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। उम्मीदवार इसके तहत आंसर की और कार्बन कॉपी वगैरह की भी मांग कर रहे हैं। तो इस प्रोटेस्ट पर जब आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, इसमें आपने गौर से एक बात सुनी होगी, जिसमें प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं चुनाव समय से होते हैं, सरकार समय पर बन जाती है, प्रचार घोषणाएं भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो पाती हैं? और देखिए, जब समय की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय पर कैसे एक और विवाद बिहार में घटता हुआ दिखाई दिया, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री हैं जीवेश मिश्रा और आरोप है कि एक यूट्यूबर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री साहब ने बदसलूकी कर दी। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। ये बीजेपी मंत्री जो है, ये बिहार सरकार के मंत्री का वीडियो है। नाम है जीवेश मिश्रा। तस्वीरें रात के अंधेरे की हैं, इसलिए हो सकता है कि साफ तौर पर आप इसे नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि मामला थोड़ा गहमा गहमी का है। हाल है, ये इनका है और आप देखिए। दरअसल बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को जारी किया है। वीडियो के जरिए तेजस्वी ने बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा पर एक यूट्यूबर के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। मंत्री जीवेश मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र जाले पहुंचे थे। इसी दौरान एक यूट्यूबर वहां की सड़कों का हाल बता रहा था। यूट्यूबर ने मंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। इसके बावजूद यूट्यूबर बार बार गाड़ी के करीब जा रहा था, लेकिन जीवेश मिश्रा के समर्थकों ने उसे रोक दिया और उसका फोन छीनने की कोशिश की। कुछ भद्दी गालियां भी दी गई, जिसे हम आपको नहीं सुना सकते। मंत्री जी तो चले गए, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। पुलिसकर्मियों को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। इसी वीडियो को दिखाकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। सरकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा और मंत्री पे क्या FIR होगा और उसको सजा मिलेगी।
जिस यूट्यूबर के साथ मारपीट हुई उसका नाम है दिलीप सैनी उर्फ दिवाकर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इसके साथ बदसलूकी हुई है और इसके नाक से खून भी बह रहा है। मंत्री के समर्थकों पर आरोप है कि इस यूट्यूबर का शर्ट भी फाड़ दिया गया। सुनिए ये यूट्यूबर और क्या कुछ आरोप लगा रहा है। सवाल करूंगा, मैं प्रशासन से भी सवाल करूंगा। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड पोस्टिंग पूछिए ना, पोस्टिंग कहाँ है इन लोगों का? सिंहवाड़ा प्रखंड सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी है और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहाँ जाके देने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना बात देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए मैं हर वक्त मैं अपना तैयार हूँ। सवाल करने कि अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना गलत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। बहरहाल इस वीडियो के जरिए विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के जरिए सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही जीवेश मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल इस वीडियो के जरिए विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर हमला करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है। पटना से एनडीटीवी इंडिया के लिए रमन राय। और देखिए जीवेश मिश्रा वर्सेस यूट्यूबर के मामले पर इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये, जीवेश मिश्रा ने इस पर स्टेटमेंट दिया है और यूट्यूबर पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। चैनल पर देख लें कि पहले कितने इंटरव्यू किए हैं, ये जीवेश मिश्रा ने सवाल पूछा है। और देखिए सबसे बड़ा आरोप जो यहाँ पर लगा रहे हैं वो अपने हत्या की साजिश तक की बात कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची गई, किसी बहाने घेरने की साजिश रची गई। जीवेश मिश्रा ने यहाँ पर यह आरोप लगाया है। मीडिया का कोई साथी अपने कहता है, यूट्यूबर कहता है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए कितने वीडियो इसके पहले हैं और किसका किसका इंटरव्यू यूट्यूब पर आया है, कितने न्यूट्रल होकर उन्होंने पत्रकारिता की है। ये भी आपको खंगालना चाहिए, नहीं तो पत्रकारिता मर जाएगी और लोगों को पत्रकारिता के ऊपर इस प्रकार के संदेह खड़े करने का अवसर मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रामाणिकता को, अगर रोड नहीं, ये तो बिहार सरकार के साइट पर दिखता है, मेरे से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप साइट खंगाल कर देखिए, ये मिल जाएगा। और मतलब रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को पूछ देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार में सीटों की शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कहां तक पहुंच गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो वाकई चौंकाता भी है अपने आप में, लेकिन ये जरूर बता रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरी क्षण में भी नेता कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि या तो हमें 15 सीट मिले, नहीं तो हम भी 50 या 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे से पहले मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स वाला टैक्टिक्स अपना रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सीटों के बंटवारे पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे पर रुख साफ हुआ है। यही वजह है कि गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों के बीच बौखलाहट साफ दिख रही है। मांझी आखिर कम से कम 15 सीट क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे की वजह उन्होंने खुद बताई। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000
हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अब तक क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। यही वजह है कि मांझी इसी बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की फिराक में है। मांझी इसे करो या मरो का सिचुएशन बता रहे हैं। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं, इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। कुछ दिनों में सीट बंटवारे के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान ने जो रुख अपनाया है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में रैली कर अपनी ताकत दिखाई है और अब जीतन राम मांझी भी करो या मरो के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। उससे यह साफ है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ दिनों में सीटों के बंटवारे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से पहले चिराग ने सीटों पर अपना रुख साफ कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और अब मांझी करो या मरो के जरिए प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, उससे साफ है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं रहने वाला है। पटना से सोनू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब देखिए, आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर तो साफ होनी ही है, लेकिन इस बीच जो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मचा है, उसे लेकर आरजेडी ने विपक्ष चुटकी लेने से पीछे नहीं हटा। आरजेडी और बीजेपी के बयान इस पर आपको सुनाते हैं। सीट बंटवारे से पहले सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है और पितरपक्ष के बाद एनडीए छोड़कर कई दल भागेंगे। आदरणीय मांझी जी को 100 सीट चाहिए, उनको वाजिब सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। इन लोगों को वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। अब ये लोग को जब सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ रहना हम समझते हैं ये लोग को उचित नहीं। आप चिंता ना करें, आप मैं बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आप देख रहे हैं कि विधानसभा सम्मेलन कर रहा है, जिला का सम्मेलन कर लिया, सब बहुत अच्छा है क्योंकि हम पांडव हैं, हमारी 5 पांडव की ताकत है। तो देखिए, इस बीच जब आप देख रहे हैं कि एनडीए के भीतर किस तरह की खींचतान मची है सीट शेयरिंग को लेकर, तो सूत्रों से जो डिटेल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं कि सीट बंटवारे की सूरत क्या हो सकती है, उस पर एक जानकारी आपको देते हैं। बातचीत हालांकि अभी चल रही है, लेकिन सोर्सेज से पता चल रहा है कि जेडीयू 101 सीटों पर, बीजेपी 100 सीटों पर, चिराग पासवान को 25 से 30 सीट, तो वहीं जीतन राम मांझी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनको 3 से 4 सीट दिए जाने की चर्चा है। एनडीए के भीतर तो खींचतान मची ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल का दौर महागठबंधन में नहीं चल रहा। सोर्सेज से वहां के बारे में जो जानकारी मिल रही है, आरजेडी 123 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 62 पर समझौता हो सकता है, माले को 22, वीआईपी पार्टी को 20, सीपीआई और सीपीएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं जेएमएम को 2 और पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि फाइनल मोहर के लिए कुछ दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, जब इस पर ऑफिशियली आगे जानकारी दी जाती है। लेकिन बात जब बिहार की राजनीति की हो रही है, तो एक ऐसा मुद्दा बिहार की राजनीति में लौट आया है जिसकी चर्चा पुराने वक्त की राजनीति में रहा है, लेकिन भूरा बाल। अब इससे देखिए, आप समझ तो गए होंगे, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ, तो वैसे तो ये 4 जातियां एनडीए की पारंपरिक वोटर रही हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या होता है, ये देखना दिलचस्प है। 90 के दशक में कभी लालू यादव ने बिहार में नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। अब 3 दशक बाद एक बार फिर भूरा बाल को लेकर नारा गूंज रहा है। इस बार ये नारा पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने दिया है। लालू यादव अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। बाहुबली आनंद मोहन मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ बोलते बोलते भूरा बाल का जिक्र कर दिया। भूरा बाल पर आगे क्या बोले, आपको सुनवाते हैं। कल सवन सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से।
कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। आनंद मोहन की तरफ से भूरा बाल के जिक्र का साफ मतलब है कि वो चाहते हैं कि बिहार में सवर्णों का वोट एकजुट रहे और वो एनडीए के खाते में जाए। भूरा बाल का जिक्र हाल में गयाजी में हुआ था। गयाजी में आरजेडी की एक सभा के दौरान भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया गया था। तब आरजेडी के विधायक रंजीत यादव मंच पर ही मौजूद थे। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बिहार की पूरी चुनावी गणित जाति के ही इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में सवाल यही है कि जातियों को लेकर पार्टियां जिस तरह से गोलबंदी करने में जुटी है वो चुनाव में उन्हें कितना फायदा देगा। चुनाव परिणाम बताएगा कि आनंद मोहन का बयान एनडीए के लिए कितना फायदा का सौदा होता है। पटना से शिवम कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब देखिए बिहार का किंग कौन होगा, ये तो बिहार चुनाव के बाद ही पता चलेगा जब जनता इस पर फैसला देगी। लेकिन इस बीच देखिए आनंद मोहन के बयान जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस पर रिएक्शंस का दौर लगातार जारी है। आपको बताते हैं कि बीजेपी, जेडीयू किस तरह से उनके बयान से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी। भूली बिसरी गीत कब तक गाते रहिएगा? जो सच और सच्चाई से परे है, जहां सच्चाई नहीं है वहीं पर आप लोग परसेप्शन खड़ा करते हैं और जो सच दिख रहा है उस पर आप लोगों का वक्तव्य नहीं आता है। यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जो सोच है वो प्रतिबिंबित करता है कि आप लोग किस सोच के साथ, किस मंतव्य के साथ, किस तरह के परसेप्शन के साथ राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। बिहार की जनता ने बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री की पुनः सीएम पद पर ताजपोशी का मन फिर से बना लिया है। इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है और एनडीए की तरफ से भी हम सभी सर्वसम्मति से उनके ही नेतृत्व में बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। अब पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने कुछ ऐसी बातें कही है तो यह उनका निजी विचार हो सकता है। उनके विचार से एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक सवाल है भूरा बाल का कि सत्ता में वही तय करेगा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में किसी भी जाति के कोई हो, मतदान का मूल्य बराबर होता है और बिहार में जातीय सर्वे हो गया। देश में अब जातिगत जनगणना होना है। आइए आपको बिहार में सवर्ण वोटर का गणित भी कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं, जिनकी आबादी राज्य में 16% के आसपास है। ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत की आबादी 3% के आसपास है, तो वहीं भूमिहार की 2% के आसपास, तो वहीं कायस्थ 0.60% है। बीते चुनाव में इनका रुख रहा है एनडीए की तरफ। 35 सीटें ऐसी हैं जहां यही वोटर जीत और हार का फासला तय करते हैं। इसके अलावा भी कई सीटों पर इनके वोट निर्णायक माने जाते हैं। और अगर अब जिलों के हिसाब से आप इस पर नजर डालें तो पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, आरा, सारण, वैशाली, सीवान और बक्सर में जो सवर्ण वोटर्स हैं यही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मगध, मिथिलांचल के भी कुछ हिस्सों में इनका काफी प्रभाव है। तो चिंता मत करिए, आने वाले दिनों में आपको ऐसे बयान और आते दिखाई देंगे, क्योंकि जिसका जो टारगेट वोट बैंक है उस तक मैसेजिंग पहुंचाने के लिए ये राजनीतिक बयान चुनावी मौसम में और तेज आपको होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। जब राजनीति की बात हो रही है तो देखिए राजनीति में आज की तारीख में शालीनता की जगह बची नहीं है। कड़वाहट का दौर ऐसा है कि किसी नेता का चेहरा डोरमैट पर तक लगाने पर जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्हें परहेज नहीं। अपने नेता राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले मंत्री के विरोध का ये नायाब तरीका निकाला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। डोरमैट पर आप जिन दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर देख रहे हैं वो योगी सरकार में मंत्री है। दिनेश प्रताप सिंह की एक और पहचान ये भी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें राहुल गांधी ने रायबरेली में हराया था। हाल ही में राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के साथ उनकी बहस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।
अब रविवार को लखनऊ में कांग्रेस की बैठक हुई तो दफ्तर के दरवाजे पर लगे पायदान पर दिनेश प्रताप सिंह का फोटो चिपका दिया गया। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली से आते हैं, उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे के वक्त न सिर्फ सड़कों पर खड़े होकर राहुल गांधी का विरोध किया, बल्कि दिशा की जो बैठक थी उस बैठक में राहुल गांधी से उनकी तू-तू मैं-मैं हो गई। इस पूरी घटना के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने बयानबाजी की और इस बयानबाजी के बाद स्थिति क्या है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक डोरमैट है और इस डोरमैट पे तस्वीर लगी है दिनेश प्रताप सिंह की, जो यूपी के मंत्री हैं। ये जो जगह है ये लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर है। कांग्रेस दफ्तर का यूथ विंग का ये कार्यालय है। मीडिया के भी कुछ लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर जो भी लोग आ जा रहे हैं वो इसी तरह से इस डोरमैट पे दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर पर पांव रख करके आगे बढ़ रहे हैं। जो तरीका उनने अपनाया एक देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, और खासकर रायबरेली के वो सांसद की तौर पे वहाँ जाते हैं और लोगों की समस्या सुनने जाते हैं, तो वहाँ विरोध प्रदर्शन अगर करना है, एक तरफ भाजपा बिहार में चुनाव के लिए प्रदर्शन कर रही है, ये इनको भाजपा में कोई पूछ नहीं रहा है, तो सिर्फ राहुल जी का नाम लेके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लगातार दिनेश प्रताप सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद उस पर मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिसका सम्मान पूरा विश्व करता है, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, ऐसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए जिस तरह का भाषा प्रयोग किया दिनेश प्रताप सिंह ने, क्या वो क्षम्य है? मैं समझ वो प्रियंका जी के लिए कह रहे हैं, वो पूरे इस हिंदुस्तान की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसी जो अपमान करने वाले लोग हैं, चाहे द्वापर युग रहा हो चाहे त्रेता युग रहा हो, महिलाओं का अपमान करने वाली जगह हमेशा वहां रही है। देखिए, जिस तरह की ओछी राजनीति दिनेश सिंह जी ने शुरू की है, तो उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा, और दिनेश सिंह जी को करना पड़ेगा, भाजपा को भी करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से दिनेश एंड कंपनी को ये बताना चाहूँगा कि इस बार जब राहुल जी का दौरा लगेगा और फिर से भाजपा या दिनेश एंड कंपनी द्वारा ऐसा करने की कोशिश किया जाएगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब यूथ कांग्रेस देने के लिए इस बार तत्पर रहेगी। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तो अक्सर अलग अलग मुद्दों पर टकराव दिखते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस चर्चा में है, और वो भी कुछ खास तस्वीरों के साथ। चलिए, यहाँ हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनिरुद्धाचार्य इस बार ऐसा क्या कह गए ट्रोलर्स के लिए, जो बात हो रही है वायरल। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, और देखिए आज बात अनिरुद्धाचार्य की भी, क्योंकि उनसे मिलने के लिए भांति भांति के लोग पहुंचते हैं। हरियाणा की एक एक्ट्रेस भी उनसे मिलने के लिए पहुंची। ट्रोलर्स को लेकर उन्होंने पूछा सवाल, और जो जवाब इस पर अनिरुद्धाचार्य ने दिया कि कैसे निपटे आप ट्रोलर्स से, सुनिए। एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। हाथी अपने मस्ती से जब चलता है ना, तो कुत्ते भौं भौं करते ही हैं, इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना। स्वामी अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में एक खास सवाल आया और उन्होंने जवाब भी खास दिया, पर बोले बिना नहीं रह सकते। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर पिछले दिनों आरोप लगा था कि उन्होंने मंच पर अंजलि राघव नाम की हरियाणवी एक्ट्रेस को आपत्तिजनक तरीके से टच किया था। वहीं अंजलि राघव अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में वृंदावन पहुंच गई। अंजलि ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि सोशल मीडिया पर उन्हें बेवजह ट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। गुरुजी, मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ, एक्ट्रेस है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफी लोग हैं। आप क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए हैं। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए। ये वृद्ध औरतों से ट्रोलर्स को जवाब देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। अंजलि के इस सवाल पर अनिरुद्धाचार्य ने क्या जवाब दिया, अब सुनिए। बहुत ज्यादा। एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार।
हाथी अपने मस्ती से जब चलता है ना तो कुत्ते भौं भौं करते ही हैं। इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना, कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलने की जरूरत है। थैंक यू। कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही सोच के थोड़ा शांत हो जाती हूँ, लेकिन कई बार दिल में बहुत बेचैनी सी होती है कि परेशान ना होइए, आप बस अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। सीता माँ को भी बोला लोगों ने, फिर माता सीता को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको और हमें छोड़ देंगे? तो दुख हो जाता है। अंजलि ने अनिरुद्धाचार्य को बताया कि वो माँ सीता का किरदार भी निभाती हैं और अनिरुद्धाचार्य के कहने पर उन्होंने माँ सीता का डायलॉग भी सुनाया। जो बोलते हैं वो बोल के बताइए क्या बोलना होता है उस टाइम। हे हनुमान, दी शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे। आशीर्वाद है माँ का यही, तू रहे अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तू रहे सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। अब जहाँ भी राम मंदिर होगा वहाँ राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। वाह, सुंदर। आइए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन पर देखिए रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 3 अहम प्रावधानों पर एक अंतरिम रोक उन्होंने जरूर लगा दी। अब देखिए इस फैसले को मुस्लिम वोटर्स किस तरह से देखेंगे, नजर इस पर भी है। इन सबके बीच आपको ये बता दें कि मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। लेकिन बिहार चुनाव के संदर्भ में हमने बात की 2 बड़े मुस्लिम चेहरों से, मुस्लिम नेताओं से। मेरे सहयोगी चंदन ने ये बातचीत शाहनवाज हुसैन और एमए फातमी से की। बहुत स्वागत है आपका, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम दावे हैं और वादे हैं, और इन सब के बीच एक वर्ग है जिसको लुभाने की कोशिश तमाम सियासी दल कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाता आखिर बिहार में किसकी तरफ इस बार के चुनाव में होते हुए नजर आएंगे, इसी पर फेस ऑफ के लिए इस वक्त मेरे साथ बिहार से 2 कद्दावर नेता जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सैयद शहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बहुत स्वागत है शहनवाज हुसैन साहब आपका। और मेरे साथ डॉक्टर एमए फातमी साहब आरजेडी के नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, ये भी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है फातमी साहब आपका भी एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फातमी साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए सोच ही नहीं सकती है, तो शहनवाज हुसैन जैसे लोग भी तो है बीजेपी में। ये जो 17-18% का वोट बैंक है मुसलमानों का बिहार में। अब आप सुनिए, एक मिनट सवाल पूरा सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, अटल बिहारी शाहनवाज साहब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 5 बड़े नेताओं में एक होते थे। आज इसी मुसलमान नेता का भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल किया है, इनका भी, और नकवी साहब भी नेता होते थे। अरे मंत्री रहे हैं भाई दोनों आदमी, शाहनवाज बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। बताइए भाई शहनवाज जी। मुसलमान चेहरा, एक एमपी का तो टिकट नहीं देती, एक एमपी तक का टिकट इनको नहीं देती। अरे इस बार बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे शहनवाज जी। पार्टी मुसलमानों से कितना प्यार करती है। नहीं, देखिए फातमी साहब की अपनी राय है, लेकिन ये सही है कि फातमी साहब का जो गठबंधन है आरजेडी है वो MY समीकरण कहती है। मैं तो इसको YM करता हूँ। जब सरकार में रहते हैं तो लालू यादव जी, राबड़ी यादव जी, तेजस्वी यादव जी फातमी साहब को ही कहाँ आगे किया है, फातमी साहब को ही बना देते। जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो लालू यादव जी इसको माने नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाया, एनडीए की सरकार आ गई। तो आरजेडी में भी जब सरकार बनती है तो 8 मंत्री यादव बन जाते हैं, 4 ही मुसलमान बनते हैं, विभाग भी कोई अच्छा नहीं देते।
आप सिर्फ मुस्लिम से जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं। भाई समीकरण जब कहते हैं MY है, MY मत कहिए, YM समीकरण है कि यादव समाज के लोग जो हैं आरजेडी में वो नेता होंगे और मुस्लिम समाज के लोगों को दबा दबा के रखेंगे, यही काम होता है। आपको क्यों नहीं आगे कर देते? क्या फातमी साहब भारत सरकार में मंत्री रहे, तेजस्वी यादव कहेंगे कि फातमी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आज भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। कभी किसी मुस्लिम को आगे कीजिए, खाली MLA MP का टिकट दे देते हैं, नेतृत्व नहीं देते। हमारी पार्टी में नेतृत्व दिया जाता है, ठीक है, हम पार्टी में नेतृत्व करते हैं। एक मिनट, मेरी भारद्वाज साहब मेरी बात सुनिए जी, मेरी एक बात सुनिए जी। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी MYYM की पार्टी नहीं है। ये एक सेकुलर जमात है, ये सोशलिस्ट जमात है, ये समाजवादी सोच के लोग इसके अंदर हैं। और जहां तक सवाल पैदा होता है कि कोई दो बिरादरी से कोई पार्टी चलती नहीं है, यही षड्यंत्र रहा हमारी पार्टी के साथ, हमें बदनाम करने के लिए। आपके पास एक ही बिरादरी का नेता क्यों होता है? ताकि दूसरी जातियां भाग जाए। लेकिन अब मैं पूछ रहा जनता हूं, ने समझ लिया, एक ही बिरादरी का नेता नेतृत्व क्यों करता है? सबका नेतृत्व कहाँ है? फातमी साहब, आप ये बयान, आप ये बात इसीलिए तो नहीं, और ऊंची जाति के भी गरीब लोगों का ठीक लीडर है। शहनवाज साहब, कई दौर मीटिंग जो है दिल्ली में भी हुई, शीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या आपको नजर आ रहा है? चिराग पासवान के सुर जैसे नजर आ रहे हैं। ये जो NDA है, ये चुनाव होते होते तक इसी तरीके से रहेगा या इसमें कोई आएगा जाएगा? नहीं, देखिए NDA एकजुट है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जिसमें BJP, JDU, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर लड़ेगी। इस बार चिराग की रोशनी हमें मिलेगी। चिराग की रोशनी इनको मिलने वाले नहीं है, इनको अंधेरा ही मिलेगा, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसलिए 75 सीट आरजेडी जीत गई थी। इस बार विपक्ष के नेता का दर्जा भी आरजेडी को मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस 0 पर आउट होगी और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीट जीतेगा। मतलब आप हम 200 से ज्यादा सीट जीत भी चुके हैं। बीजेपी 40 सीटें चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान को कितनी सीट देंगे? चिराग पासवान 243 सीट पर हमारे साथ लड़ेंगे। हर सीट पे कौन कितना लड़ता है गठबंधन, ये अलग बात है, लेकिन हम लोग हर सीट पर लड़ेंगे। अभी बिहार में मैं पूरा 1 महीने से दौरा कर रहा हूँ, 32 जिले में मैं गया हूँ। अभी 12 मैंने विधानसभा सम्मेलन को एड्रेस किया है, पूरा बिहार घूम कर आया हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार नीतीश और मोदी की जोड़ी का, चिराग और मांझी जी और कुशवाहा जी मिला के जो ये गठबंधन है, कोई काट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आरजेडी को तो, तेजस्वी यादव को तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक मानने से मना कर दिया। फातिमी साहब, आप लोग को कितना बताइए? जो सवाल मैं पूछने वाला था शहनवाज साहब ने पूछ दिया है। सवाल यही है, पूरी यात्रा हुई, दुख है आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से ये नहीं निकला कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हमारे अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के, वो हैं। फातमी साहब, दुख है? देखिए ऐसा है कि 2025 के असेंबली के चुनाव में लालटेन की रोशनी से पूरा बिहार जगमगाएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, 125 यूनिट बिजली फ्री के तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप सुन लीजिए, 1 मिनट जरा, दूसरी तरफ आप सुन लें कि दरअसल ये नेतृत्व में लड़ रहे हैं चुनाव नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहे हैं लोग, उनको तो किनारे करने के उपाय में लगे हुए हैं। जवाब तो दे दीजिए, हर कीमत पर ये चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के पटना का आदमी को ये बिहार के अंदर गांधी मैदान वाला कार्यक्रम कैंसिल क्यों हुआ? हम लोग स्पष्ट हैं, हम लोग स्पष्ट हैं। अरे आपका एलाइज स्पष्ट नहीं है, आपके राहुल गांधी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, आप कैसे स्पष्ट हैं? निश्चित रूप से हर कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। फिर कांग्रेस ऐलान क्यों नहीं कर रही? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नाम को नकार क्यों गए? आप लोगों को निराशा नहीं हुई? आप खुद ही करें मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे आप? क्या मेरी बात सुनिए, हर चीज समय पर हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। 1 मिनट, जब समय
और इस वक्त आपको BMW हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि इस पर एक सनसनीखेज दावा मृतक नवजोत के बेटे ने किया है। और उन्होंने क्या कहा आपको बता रहे हैं कि जिस महिला ने टक्कर मारी अस्पताल में, उसका फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जा रही थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नवजोत के करीबी लोग अस्पताल के कर्मचारियों से सवाल जवाब करते दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली का ये सनसनीखेज BMW मामला, जिसमें ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर का ये दावा है आरोपी महिला को लेकर। और देखिए जो वीडियो इस वक्त सामने आया, उसकी भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसमें बातचीत करते हुए आपको अस्पताल में कर्मचारी और जो नवजोत के करीबी लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV।